सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। 19,300 फीट की ऊंचाई पर यह आसान और अपने आप होने वाली प्रक्रिया एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाती है। यहाँ की हवा में उस ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा ही होता है जिसके आप आदी हैं, और तापमान गिरकर -25 डिग्री हो जाता है। लद्दाख के इस माहौल के बीच से होकर गुजरता है उमलिंग ला। चट्टानों और बर्फ को काट कर बनाई गई ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इतनी ऊंचाई पर खड़े होने भर से ही जी मचलाने लगता है और बहुत ज्यादा थकान होने लगती है। जिन टीमों ने इस सड़क को बनाया उनके लिए यहाँ शारीरिक मेहनत करने का मतलब था हर दिन एल्टीट्यूड सिकनेस और फ्रॉस्ट बाइट से लड़ना। जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तब भारी मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत होती है। इससे एक सीधा सा सवाल उठता है, एक ऐसी बंजर जगह जो हमें दूर धकेलने के लिए ही बनी है, वहां डामर बिछाने के लिए लाखों रुपए क्यों खर्च किए जाए और जान जोखिम में क्यों डाली जाए? ये चित्र दिखाता है जिसे स्थानीय लोग ला कहते हैं। तिब्बती भाषा में इस शब्द का मतलब एक प्राकृतिक पहाड़ी दर्रा होता है, एक ऐसा भौगोलिक रास्ता जो पार न की जा सकने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरने की जगह देता है। सदियों तक ये संकरे रास्ते ही हिमालय से गुजरने का एकमात्र जरिया थे। इन्होंने प्राचीन सिल्क रूट की अहम नसों के रूप में काम किया, जिससे व्यापारी भारत, तिब्बत और मध्य एशिया के बीच रेशम, मसाले और ऊन ले जा पाते थे। खारदुंग ला इसका एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण है। गाड़ियों के इंजन आने से बहुत पहले व्यापारी 18,380 फीट की ऊंचाई पर जानवरों के काफिलों का मार्गदर्शन करते थे और व्यापार को चालू रखने के लिए मौसम की मार झेलते थे। वो काफिले अब जा चुके हैं और उनकी जगह अब सेना ने ले ली है। ऊंचाई वाले ये रास्ते अब धरती के कुछ सबसे ज्यादा सैन्य और अस्थिर चौक पॉइंट्स में बदल गए हैं। अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध ने हिमालय को एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। इसका तुरंत असर यह हुआ कि बॉर्डरों को सील कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला और सिक्किम में नाथुला जैसे प्राचीन सांस्कृतिक और आर्थिक रास्तों को अचानक बंद कर दिया गया, जिससे दशकों पुराना क्षेत्रीय व्यापार टूट गया। 5 साल बाद नाथुला में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1967 में बॉर्डर की तारबंदी को लेकर हुआ विवाद कई दिनों तक भारी तोप खाने की गोलाबारी और हाथापाई में बदल गया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये टोपोग्राफिकल नक्शा इन विवादों के एक आधुनिक रूप को दिखाता है। ध्यान दें कि कैसे भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं लिपुलेह दर्रे पर आकर मिलती हैं। 2020 में नए राजनीतिक नक्शों ने इस बात पर विवाद को फिर से जिंदा कर दिया कि इस क्षेत्र में बॉर्डर लाइन वास्तव में कहां पर है। जब 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश एक विवादित बॉर्डर साझा करते हैं तो भूगोल ही रणनीति तय करता है। इन जमा देने वाले संकरे रास्तों को कंट्रोल करने से एक सामरिक बढ़त यानी टैक्टिकल हाई ग्राउंड मिलता है। एक सैन्य चौकी बेकार है अगर वहां सप्लाई न पहुंचाई जा सके। साल के कई महीनों तक भारी बर्फबारी इन दर्रों को बंद कर देती है, जिससे सीमावर्ती इलाके और सैन्य अड्डे देश के बाकी हिस्सों से अलग थलग पड़ जाते हैं। साल भर इन तक पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिशें 1950 के दशक में शुरू हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में जवाहर सुरंग का निर्माण हुआ, जिसमें पीर पंजाल रेंज की ठोस चट्टानों को उड़ाकर 2.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। आज ये जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है। उनकी टीमें डामर रोलर्स और खुदाई की मशीनों को खड़ी और ढीली बजरी वाली ढलानों पर खींचती हैं और 14,000 फीट की चढ़ाई से बचने के लिए खड़ी चट्टानों के किनारों पर पक्की सड़कें बनाने के लिए लैंडस्लाइड से लड़ती हैं। भारत वर्तमान में जोजिला सुरंग की खुदाई कर रहा है। जब ये पूरी हो जाएगी तो 14 किलोमीटर लंबी ये अंडरग्राउंड परियोजना 3 घंटे के मौसम पर निर्भर रहने वाले सफर को 15 मिनट के भरोसेमंद सफर में बदल देगी। रोहतांग जैसे दर्रों में जहां सुरंगें नहीं हैं, वहां की सच्चाई एवलांच के खिलाफ लगातार चलने वाली लड़ाई है। काफिले बर्फ की खड़ी दीवारों के बीच बनी मिट्टी वाली खाइयों से गुजरते हैं, जिनके किसी भी पल गिरने का खतरा बना रहता है। देश की सीमाओं की अखंडता को बनाए रखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस परिदृश्य को भौतिक रूप से कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। ये ऊंचाई वाली जगह लगातार और कड़ी इंजीनियरिंग के जरिए सुरक्षित की जाती है। जैसे जैसे ये खतरनाक सड़कें ज्यादा सुलभ हो गई हैं, आम लोग और टूरिस्ट भी सैन्य काफिलों के पीछे पीछे आने लगे हैं।
ऐसी ऊंचाई पर जहां इकोसिस्टम बड़ी मुश्किल से जिंदा रहता है, वहां हजारों गाड़ियों के इंजन लाने के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग पास की जांच की। उन्होंने पाया कि बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन और कार्बन की कालिख के भारी जमाव की वजह से बर्फ की चादर तेजी से भूरी हो रही थी। इस पतली हवा में इंजन ठीक से काम नहीं करते हैं और भारी मात्रा में धुआं छोड़ते हैं। जब ये काली कालिख आसपास के ग्लेशियरों पर जम जाती है, तो ये सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसे सोखने लगती है, जिससे पुरानी बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगती है। इसका बुरा असर सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। जब बड़े स्तर के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सफल होते हैं, तो वे इंसानों के रास्ते हमेशा के लिए बदल देते हैं, जिससे पुराना बुनियादी ढांचा वीरान रह जाता है। जब 2021 में कम ऊंचाई वाली एक सुरंग खुली, तो इसने जम्मू से श्रीनगर की दूरी 16 किलोमीटर कम कर दी। ट्रैफिक ने तुरंत पुराने जवाहर सुरंग वाले रास्ते पे छोड़ दिया, जिससे पुरानी सड़क के किनारे काम करने वाले सैकड़ों स्थानीय दुकानदारों और विक्रेताओं की रोजी रोटी रातों रात छिन गई। चट्टानों और बर्फ के बीच से रास्ता बनाकर हम सप्लाई से जुड़ी मुश्किल बाधाओं को हल कर लेते हैं। फिर भी बिछाया गया हर गज डामर और ब्लास्ट की गई हर सुरंग आर्थिक उथल पुथल और पर्यावरण के विनाश की एक नई चेन शुरू करती है। ये ऊंचे पहाड़ी दर्रे सैन्य ढाल और एक नाजुक पर्यावरण के रूप में एक बहुत ही विरोधाभासी जगह घेरते हैं। हम बर्फ हटाने और चट्टानों को छेदने में अरबों डॉलर खर्च करते हैं, फिर भी हिमालय एक ऐसी भौगोलिक शक्ति बना हुआ है जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। हमारे डामर के टूटकर बिखर जाने के बहुत लंबे समय बाद भी चट्टानें और बर्फ वहीं मौजूद रहेंगी। सदियों तक जिन लोगों ने इन खतरनाक रास्तों को पार किया, उन्होंने ऊंचे दर्रों को एक गहरी आध्यात्मिक श्रद्धा के साथ देखा और पहाड़ से सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करने के लिए छोटे मंदिर और प्रार्थना के झंडे लगाए। अगर हम बर्फ और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले दबाव को नजरअंदाज करते हुए इन चोटियों को सिर्फ हावी होने वाली बाधाओं के रूप में देखेंगे, तो हम उसी जमीन को नष्ट कर देंगे जिसे हम सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं।